की रानी थीं, जो अपनी सुंदरता के साथ-साथ अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कला में निपुणता के किया और अपने शेष जीवन को न्याय और अबाई हुई से अपने प्रजा की भलाई में लगा दिया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी अंबरगढ़ की हवाओं में गूंजती हैं, जहां हर पीढ़ी उन्हें अमर रानी के रूप में याद करती है। रानी अद्वितीया की विजय के बाद अंबरगढ़ में शांति लौट आई, लेकिन उनकी चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं हुईं। उनके शासन के पहले वर्ष में ही कई आंतरिक विद्रोह उठ खड़े हुए, कुछ राज्य के लालची सरदारों के कारण, तो कुछ पड़ोसी राजाओं के गुप्त षड्यंत्रों के कारण। रानी ने न केवल अपनी तलवार की शक्ति से, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी इन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने किसानों को अधिक अधिकार दिए, व्यापार को बढ़ावा दिया और न्यायपालिका को मजबूत किया, जिससे अंबरगढ़ स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। लेकिन उनके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री, सेनापति रुद्र प्रताप, जिन पर वे आंख बंद करके विश्वास करती थीं, ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और राज्य को हड़पने की कोशिश की। रानी को एक बार फिर अपनी तलवार उठानी पड़ी। जब उन्हें पता चला कि रुद्र प्रताप ने पड़ोसी शत्रु राज्य से गुप्त संधि कर ली है और अंबरगढ़ को बेचने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से अपने वफादार सैनिकों को संगठित किया और महल के भीतर ही विद्रोहियों पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रानी ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर रुद्र प्रताप को हराया। लेकिन इस लड़ाई में उन्हें गंभीर घाव लगे और महीनों तक वे मृत्युशैया पर रहीं। हालांकि उनकी इच्छा शक्ति अटूट थी। धीरे धीरे वे स्वस्थ हुईं और उन्होंने अपनी अंतिम वर्षों को अपने राज्य की प्रगति में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की, जिससे भविष्य में कोई भी अंबरगढ़ पर बुरी नजर न डाल सके। जब उनकी मृत्यु हुई, तो पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। आज भी अंबरगढ़ में उनकी गाथाएं लोक कथाओं में गाई जाती हैं और वे इतिहास के पन्नों में एक महान योद्धा रानी के रूप में अमर हैं। रानी अद्वितीया की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत अंबरगढ़ की धरोहर बन गई। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक नीतियों ने राज्य को आने वाले कई दशकों तक समृद्ध बनाए रखा। लेकिन इतिहास में शांति अधिक समय तक टिकती नहीं। उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद एक नया संकट राज्य के द्वार पर खड़ा था। अंबरगढ़ की सीमाओं पर एक शक्तिशाली योद्धा, भैरव सिंह का उदय हुआ, जो यह दावा करता था कि उसकी मां अंबरगढ़ के शाही रक्त से थी और इसलिए राज्य पर उसका भी अधिकार बनता है। भैरव सिंह केवल शक्ति का भूखा योद्धा नहीं था, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने पहले अंबरगढ़ के छोटे-छोटे सरदारों को अपने पक्ष में किया, फिर राज्य के भीतर विद्रोह की आग भड़काई। धीरे-धीरे अंबरगढ़ की दीवारें कमजोर होने लगीं। अब तक रानी अद्वितीया के वंशज युवराज विक्रांत अंबरगढ़ के सिंहासन पर थे, लेकिन वे अपनी दादी की तरह वीर और कुशल शासक नहीं थे। उन्हें दरबारी जीवन अधिक प्रिय था और वे युद्ध को टालने के लिए भैरव सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजते रहे। लेकिन भैरव सिंह ने इसे उनकी कमजोरी समझा और एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इस कठिन समय में एक नई नायिका ने जन्म लिया, राजकुमारी मेधावी, जो रानी अद्वितीया की परपोती थीं। उन्होंने अपनी महान पूर्वज की कहानियां सुनकर ही बचपन बिताया था और उनके भीतर वही ज्वाला धधक रही थी, जो कभी उनकी परदादी में थी। जब राजदरबार संकट में पड़ा, तो उन्होंने स्वयं अंबरगढ़ की सेना की कमान संभाली। राजकुमारी मेधावी ने अपनी पूर्वजों की युद्ध नीति अपनाई और गुप्त रूप से भैरव सिंह के सैनिकों में भ्रम और संदेह फैलाना शुरू किया। उन्होंने उसके ही लोगों को उसके खिलाफ भड़काया, उसके सैनिकों के बीच झगड़े करवाए और धीरे धीरे उसकी सेना को कमजोर कर दिया। जब सही समय आया, तो उन्होंने एक भयंकर युद्ध में भैरव सिंह को चुनौती दी। अंततः मेधावी ने भैरव सिंह को युद्ध भूमि में परास्त किया और अंबरगढ़ की रक्षा की। इस महान जीत के बाद अंबरगढ़ के लोगों ने उन्हें रणरानी मेधावी की उपाधि दी और वे अपनी परदादी रानी अद्वितीया की तरह इतिहास में अमर हो गईं। उनके नेतृत्व में अंबरगढ़ ने एक बार फिर समृद्धि का स्वर्ण युग देखा और यह साबित हुआ कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता में होती है। इस तरह रानी अद्वितीया की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही और अंबरगढ़ का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित अंकित हो गया। रानी मेधावी की विजय ने अंबरगढ़ को एक बार फिर से समृद्धि और शांति के मार्ग पर ला दिया। लेकिन इतिहास ने यह कई बार सिद्ध किया था कि सत्ता हमेशा नए संघर्षों को जन्म देती है। उनकी जीत के कुछ वर्षों बाद अंबरगढ़ को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से था। नया संकट और राजमहल का षड्यंत्र। युद्ध के बाद अंबरगढ़ तेजी से विकसित हुआ। व्यापार फला फूला
किसानों को अधिक अधिकार मिले और सेना को और मजबूत किया गया। लेकिन महल के भीतर कुछ दरबारी इस समृद्धि से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि एक महिला शासक, जिसने तलवार के दम पर सत्ता संभाली थी, हमेशा शासन करे। अंबरगढ़ का दीवान सत्यजीत, जो राजा विक्रांत का विश्वास पात्र था, गुप्त रूप से सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। सत्यजीत ने राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया और धीरे धीरे मेधावी के खिलाफ षड्यंत्र बुनना शुरू किया। उसने अफवाह फैलाई कि रानी ने अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन जब रानी मेधावी दरबार में थी, तो अचानक उनके कुछ सैनिकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। यह सत्यजीत की साजिश थी। उसने कुछ वफादार सैनिकों को खरीद लिया था और योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह करवाया। महल के भीतर ही युद्ध छिड़ गया। रानी को विश्वासघात की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए वे इस हमले के लिए तैयार नहीं थीं। सत्यजीत ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और अंबरगढ़ के सिंहासन पर अपना दावा ठोका। लेकिन रानी मेधावी, जो अद्वितीया की वंशज थीं, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। जैसे ही सैनिक उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से लड़ी। अकेले ही उन्होंने कई सैनिकों को परास्त किया और किसी तरह महल से भाग निकली। निर्वासन और पुनरुत्थान। रानी जंगलों में शरण लेने को मजबूर हुई। उनके कुछ वफादार सैनिक और मंत्री उनके साथ थे। वे जानती थीं कि जब तक सत्यजीत गद्दी पर बैठा रहेगा, अंबरगढ़ पर अराजकता और अन्याय का शासन रहेगा। उन्होंने गुप्त रूप से अपने पुराने सेनापति और विश्वसनीय सरदारों को संदेश भेजा। धीरे धीरे उन्होंने एक नई सेना तैयार की, एक ऐसी सेना जो अपने देश और न्याय के लिए लड़ेगी, न कि लोभ के लिए। 6 महीने बाद जब सत्यजीत को लगा कि अब रानी पूरी तरह पराजित हो चुकी हैं, तब मेधावी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अंबरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस बार यह युद्ध अंबरगढ़ की जनता और सत्यजीत के अत्याचारी शासन के बीच था। अंबरगढ़ के लोगों ने पहले ही सत्यजीत के अत्याचार देख लिए थे। उन्होंने रानी का समर्थन किया और महल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सत्यजीत के सैनिकों को कोई समर्थन नहीं मिला और मेधावी ने स्वयं सत्यजीत का सामना किया। तुमने मुझे महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब जनता ने तुम्हें ठुकरा दिया, रानी ने तलवार उठाते हुए कहा। सत्यजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेधावी ने अपने अंतिम वार से उसका अंत कर दिया। सत्य की विजय हुई और रानी ने पुनः अंबरगढ़ का शासन संभाला। अब उन्होंने एक नई नीति अपनाई। उन्होंने राज्य की सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत किया, प्रशासनिक सुधार किए और जनता को अधिक अधिकार दिए, ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। अंबरगढ़ अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं था, बल्कि एक उदाहरण बन गया था कि एक सच्चा शासक वह होता है जो न्याय और जनता के लिए लड़े, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। रानी मेधावी का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाने लगा और उनका नाम इतिहास में उनकी परदादी अद्वितीया की तरह अमर हो गया। समाप्त। लेकिन उनकी विरासत युगों तक जीवित रही। रानी मेधावी के स्वर्ण युग की स्थापना के बाद अंबरगढ़ समृद्धि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन समय के साथ चुनौतियां फिर से दस्तक देने लगीं। उनकी वीरता और न्यायप्रियता ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, लेकिन सत्ता का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद जब मेधावी वृद्ध हो चली, तो एक नया संकट खड़ा हुआ। इस बार उनका सामना बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उनके ही उत्तराधिकार के प्रश्न से था। उत्तराधिकारी की खोज और महल की राजनीति। रानी मेधावी के कोई संतान नहीं थी और उनके छोटे भाई युवराज आदित्य, जो स्वभाव से सरल और कोमल हृदय थे, सत्ता संभालने के इच्छुक नहीं थे। राज्य के सरदारों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, लेकिन रानी चाहती थीं कि अंबरगढ़ का अगला शासक केवल खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि योग्यता और जनता के समर्थन से चुना जाए। लेकिन महल में कई दरबारी इस बात से सहमत नहीं थे। कुछ सरदारों ने युवराज आदित्य को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने बाहरी राज्यों से गठजोड़ कर अंबरगढ़ में अस्थिरता लाने की कोशिश की। महल में एक नया षड्यंत्र पनपने लगा। अंबरगढ़ के सेनापति महावीर सिंह, जो पहले रानी मेधावी के कट्टर समर्थक थे, अब सत्ता के लोभ में आ चुके थे। उन्होंने बाहरी राज्यों से गुप्त संधि की और सोचा कि यदि उत्तराधिकारी की स्थिति अस्थिर बनी रहती है, तो वे स्वयं गद्दी हथिया सकते हैं। रानी को जब इस षड्यंत्र की भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत अपनी विश्वसनीय सेना को तैयार किया। लेकिन इस बार लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि रणनीति और कूटनीति की थी। रानी मेधावी जानती थीं कि यदि उन्होंने जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो अंबरगढ़ फिर से एक बड़े संघर्ष में फंस सकता है। इसलिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य का अगला शासक जनता के मत से चुना जाएगा। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था। महल के कई सरदार और मंत्रियों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन जब जनता को यह निर्णय बताया गया, तो उन्होंने इसका भरपूर समर्थन किया। अंबरगढ़ के इतिहास में पहली बार राज्य का नेतृत्व केवल खून के आधार पर नहीं, बल्कि काबिलियत और जनता की इच्छा से तय होना था। जब चुनाव हुआ तो युवराज आदित्य ने स्वयं गद्दी की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया और रानी के सबसे योग्य सेनापति वीरेंद्र सेन को राजा चुना गया। वीरेंद्र सेन, जो एक न्यायप्रिय और वीर योद्धा थे, ने रानी मेधावी के मार्गदर्शन में शासन संभाला। इसके कुछ वर्षों बाद जब रानी वृद्ध हो गईं, तो उन्होंने स्वयं सिंहासन छोड़कर राजमहल को त्याग दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जंगल के एक आश्रम में चली गईं। उनकी मृत्यु के बाद अंबरगढ़ में उनकी प्रतिमा बनाई गई और वे इतिहास में एक ऐसी रानी के रूप में अमर हो गईं, जिसने न केवल युद्धों में विजय पाई, बल्कि शासन के मूल सिद्धांतों को भी बदलकर जनता को शक्ति दी। रानी मेधावी के द्वारा स्थापित जनतांत्रिक विचारधारा ने अंबरगढ़ को आने वाले समय में और भी शक्तिशाली बना दिया। उनके बाद कई शासक आए और गए, लेकिन किसी ने भी उनकी नीतियों को नहीं बदला। आज भी अंबरगढ़ की जनता उनकी गाथाएं गाती है और उन्हें महान योद्धा और युग निर्माता के रूप में याद करती है। इस तरह रानी अद्वितीय की विरासत मेधावी तक पहुंची और मेधावी ने इसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा दी। अमरगाथा समाप्त। रानी मेधावी की मृत्यु के बाद भी अंबरगढ़ में उनकी स्मृतियां अमर रहीं। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों ने राज्य को मजबूत रखा, लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां फिर से सामने आईं। आसेपो वीरेंद्र सेन के शासनकाल में अंबरगढ़ ने समृद्धि का स्वर्ण युग देखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बाहरी राज्यों की नजर इस शक्तिशाली और उन्नत राज्य पर पड़ने लगी। रानी मेधावी के बनाए गए जनतांत्रिक शासन ने राज्य को आंतरिक रूप से तो मजबूत कर दिया था, लेकिन पड़ोसी राज्य कुंतलपुर और विजयनगर ने इसे अंबरगढ़ की कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि अब राज्य में कोई शक्तिशाली योद्धा शासक नहीं बचा और जनता के नेतृत्व में चलने वाला राज्य कमजोर साबित होगा। इस सोच के साथ कुंतलपुर और विजयनगर ने संयुक्त रूप से अंबरगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र सेन समझदार और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन वे योद्धा नहीं थे। उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास था और उन्होंने तुरंत रानी मेधावी की सेना में रहे कुछ पुराने सेनापतियों को बुलाया। मेधावी की शिष्याएं, दो नई वीरांगनाएं। रानी मेधावी के शासनकाल में कई वीर युवतियों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। उनमें से दो प्रमुख योद्धाएं थीं, रुद्राणी और सौम्या, जिन्हें खुद रानी मेधावी ने तलवारबाजी और युद्ध नीति सिखाई थी। जब अंबरगढ़ पर खतरा मंडराने लगा, तो ये दोनों वीरांगनाएं आगे आईं और राजा वीरेंद्र सेन से अनुमति लेकर सेना की कमान संभाली। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर गुप्तचरों को भेजा, शत्रुओं की योजना को समझा और अपनी रणनीति तैयार की। रुद्राणी और सौम्या ने अपनी सेना को तीन भागों में बांटा। एक सेना सीधा शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हुई, दूसरी सेना पहाड़ियों में छिपकर छापामार युद्ध के लिए, और तीसरी सेना राज्य की रक्षा के लिए भीतर तैनात रही। जब कुंतलपुर और विजयनगर की सेनाएं अंबरगढ़ की सीमाओं पर पहुंचीं, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे आसानी से राज्य पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन रुद्राणी ने अपनी चतुराई से दुश्मनों को गुमराह किया और पहले ही युद्ध के मैदान में उनका सामना कर लिया। युद्ध भीषण हुआ। अंबरगढ़ के सैनिक वीरता से लड़े और सौम्या के नेतृत्व में छापामार सैनिकों ने दुश्मन के शिविरों पर हमला कर दिया। 3 दिनों तक लगातार युद्ध चला और अंततः अंबरगढ़ की वीरांगनाओं ने कुंतलपुर और विजयनगर की सेनाओं को पूरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद अंबरगढ़ की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अब यह सिर्फ एक समृद्ध राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज्य बन गया था जहां महिलाओं को भी सेना और प्रशासन में समान अधिकार मिले। रुद्राणी और सौम्या को अंबरगढ़ की शेरनियां कहा जाने लगा और उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली। राजा वीरेंद्र सेन ने घोषणा की कि अंबरगढ़ की हर लड़की को शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि राज्य को भविष्य में कोई भी बाहरी ताकत कमजोर न कर सके। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि रानी मेधावी द्वारा स्थापित प्रणाली अटूट थी। उनके द्वारा सिखाई गई युद्ध कला और रणनीति ही थी जिसने अंबरगढ़ को फिर से एक बड़े खतरे से बचाया। उनकी बनाई हुई नीतियां और उनके प्रशिक्षित योद्धा ही राज्य की रक्षा कर सके। समय के साथ अंबरगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर गया, एक ऐसा युग जहां न केवल राजा बल्कि रानी, योद्धा, स्त्रियां और जनता मिलकर शासन चलाते थे।
इस नई परंपरा ने अंबरगढ़ को पूरे देश में सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राज्य बना दिया। रानी मेधावी की आत्मा कहीं से यह सब देख रही थी और उनकी विरासत को जिंदा रखने वाले नए योद्धाओं को देखकर वे संतुष्ट थीं। इस प्रकार उनकी कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के दिलों में जीवित रही। अंबरगढ़ का स्वर्ण युग और नई चुनौतियां। रानी मेधावी की विरासत, रुद्राणी और सौम्या की वीरता के बाद अंबरगढ़ एक बार फिर समृद्धि के मार्ग पर बढ़ने लगा। राजा वीरेंद्र सेन ने राज्य को कुशलता से चलाया और उनकी नीतियों से व्यापार, शिक्षा और सैन्य शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। लेकिन जब भी कोई राज्य शक्तिशाली होता है, तो उसकी ओर कई आंखें उठने लगती हैं। कुछ दशकों बाद अंबरगढ़ को फिर से एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जब दूर दक्षिण से एक नया शत्रु उठा। धारावर्त के सम्राट विक्रमकेतु। विक्रमकेतु एक महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने कई राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब उसकी नजर अंबरगढ़ पर थी, क्योंकि यह राज्य न केवल समृद्ध था, बल्कि इसकी रणनीतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गुप्त चालें और अंबरगढ़ पर आक्रमण। विक्रमकेतु ने सीधे युद्ध करने के बजाय पहले अंबरगढ़ के व्यापार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। उसके सैनिक गुप्त रूप से व्यापारी कारवां पर हमला करने लगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। इसके अलावा उसने अंबरगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण सरदारों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे महल के भीतर भी विश्वासघात के बीज बो दिए गए। राजा वीरेंद्र सेन अब वृद्ध हो चुके थे और उनकी स्थिति को देखकर उनके दरबार में असंतोष बढ़ने लगा। कुछ दरबारी सोचने लगे कि अब राज्य को एक नए युवा योद्धा की आवश्यकता है, जो इस नए खतरे का सामना कर सके। एक नई वीरांगना का उदय, राजकुमारी अनंगवती। ऐसे कठिन समय में अंबरगढ़ को एक और नायिका मिली, राजकुमारी अनंगवती, जो वीरेंद्र सेन की पोती थीं। अनंगवती ने अपनी बचपन से ही युद्ध कला का गहन अध्ययन किया था और रुद्राणी तथा सौम्या की कहानियों से प्रेरित होकर स्वयं को एक महान योद्धा के रूप में तैयार किया था। जब महल में कुछ दरबारी और सरदार राजा वीरेंद्र सेन को गद्दी छोड़ने की सलाह दे रहे थे, तब अनंगवती ने सभा में आकर कहा, यदि अंबरगढ़ को बचाने के लिए नया नेतृत्व चाहिए, तो मैं अपनी तलवार के साथ तैयार हूं। उनके इस साहसिक कथन ने पूरे दरबार को हिला दिया। राजा वीरेंद्र सेन, जो अपनी पोती की क्षमता को भली भांति जानते थे, ने घोषणा की कि अब राज्य की सेना की कमान राजकुमारी अनंगवती को सौंपी जाएगी। राजकुमारी अनंगवती ने सबसे पहले राज्य की गुप्तचर सेवा को मजबूत किया और विक्रमकेतु की रणनीतियों को समझने में लग गईं। उन्होंने महसूस किया कि सीधा युद्ध करने के बजाय शत्रु को पहले उसकी ही चालों में फंसाना होगा। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अंबरगढ़ के व्यापार मार्गों पर कई नकली व्यापारियों को भेजा, जो विक्रमकेतु के सैनिकों को झूठी सूचनाएं देने लगे। इससे शत्रु की सेना भ्रमित हो गई और वे गलत दिशाओं में आगे बढ़ने लगे। इसके साथ ही अनंगवती ने राज्य की सीमाओं पर छिपे हुए गुप्त सैनिकों को सक्रिय किया, जिन्होंने छोटे-छोटे गुप्त हमलों से शत्रु की सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। जब विक्रमकेतु की सेना पूरी तरह थक चुकी थी और आपसी भ्रम में फंस गई थी, तब अनंगवती ने अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। यह युद्ध अंबरगढ़ के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। राजकुमारी स्वयं युद्ध भूमि में उतरी और उन्होंने विक्रमकेतु के सेनापति को अकेले ही पराजित कर दिया। विक्रमकेतु, जो अब तक स्वयं को अजेय मानता था, अनंगवती की युद्ध कला देखकर भयभीत हो गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंबरगढ़ की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अंततः विक्रमकेतु को बंदी बना लिया। इस महान विजय के बाद राजकुमारी अनंगवती को पूरे राज्य ने महायोद्धा रानी की उपाधि दी और वे अंबरगढ़ की अगली शासक बनी। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य को और भी मजबूत बनाया, महिलाओं को और अधिकार दिए और सैन्य शक्ति को दोगुना कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी ताकत अंबरगढ़ की ओर आंख उठाकर न देख सके। उनकी वीरता की गाथा पूरे देश में फैल गई और अंबरगढ़ को एक बार फिर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। रानी अद्वितीया से लेकर रानी मेधावी तक और अब अनंगवती तक, अंबरगढ़ की वीरांगनाओं की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और इस प्रकार अंबरगढ़ हमेशा के लिए एक ऐसा राज्य बन गया, जहां न केवल राजाओं की, बल्कि रानियों की भी तलवार की गूंज इतिहास में अमर हो गई। अंबरगढ़ का स्वर्ण युग और एक नई चुनौती। रानी अनंगवती के शासन में अंबरगढ़ ने एक बार फिर अपनी शक्ति और गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए, सैन्य शक्ति दोगुनी हो गई और राज्य में पहले से अधिक समृद्धि आ गई। लेकिन जैसे जैसे अंबरगढ़ शक्तिशाली होता गया,
वैसे वैसे बाहरी राज्यों और महाशक्तियों की नजरें इस पर टिकी रहने लगीं। समय के साथ अंबरगढ़ की सीमा के पार एक नया साम्राज्य उभरने लगा, नागधिराज। यह राज्य अब तक किसी भी अन्य शक्ति से अलग था, क्योंकि इसके शासक सम्राट शिवकेतु को केवल विजय से ही संतोष नहीं था, बल्कि वह अंबरगढ़ की समृद्धि और उसकी संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। नागधिराज का रहस्य और काला जादू। सम्राट शिवकेतु सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि उसने वर्षों तक गुप्त तांत्रिक विद्या सीखी थी। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपने शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी को भांप सकता था और उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। अंबरगढ़ की शक्ति उसकी सेना और उसके वीर योद्धा थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी भय और मानसिक छल। शिवकेतु ने इसी कमजोरी का लाभ उठाने की योजना बनाई। अंबरगढ़ में छाया डर और भ्रम। शिवकेतु ने अंबरगढ़ के आसपास के जंगलों में अपने जादूगरों को भेजा, जिन्होंने धीरे धीरे लोगों के मन में भय फैलाना शुरू कर दिया। अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों के हथियार गायब होने लगे, अंधेरे में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल के अंदर ही अजनबी छायाएं देखी हैं। धीरे धीरे अंबरगढ़ के सैनिकों में असमंजस बढ़ने लगा। वे जो पहले अजेय माने जाते थे, अब मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगे। रानी अनंगवती ने यह सब देखा और समझ गईं कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां शत्रु तलवार से नहीं बल्कि भय और छल से लड़ रहा था। रानी अनंगवती की नई रणनीति। रानी अनंगवती ने तुरंत महल में गुप्त मंत्रियों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने इस जादू और डर से निपटने के लिए अंबरगढ़ के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और यह जाना कि डर केवल मन की एक स्थिति होती है और इसे केवल विश्वास और ज्ञान से हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी सेना और जनता को एक नई शिक्षा दी। उन्होंने कहा, शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा विश्वास है। यदि हम डर गए तो हम पहले ही हार चुके हैं, लेकिन यदि हम डट कर खड़े रहे तो कोई भी जादू हमें नहीं हरा सकता। अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का युद्ध। रानी ने एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने महल और शहर में बड़े बड़े दीपक जलवाए, हर गली और किले को उजाले से भर दिया, ताकि छाया का भय दूर हो जाए। उन्होंने सैनिकों को ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे अंबरगढ़ के लोग फिर से साहसी बनने लगे। वे समझ गए कि जो घटनाएं हो रही थीं, सेना वे केवल भ्रम थीं, और जैसे ही उन्होंने इस भय से उबरना शुरू किया, शिवकेतु की योजनाएं असफल होने लगीं। जब शिवकेतु ने देखा कि उसका जादू अब काम नहीं कर रहा, तो उसने सीधा आक्रमण करने का निर्णय लिया। अंतिम युद्ध। अंबरगढ़ बनाम नागधीराज। शिवकेतु अपनी विशाल सेना के साथ अंबरगढ़ की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार अंबरगढ़ की सेना पहले से अधिक तैयार थी। अनंगवती स्वयं युद्ध भूमि में उतरी और उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह अंधकार और प्रकाश के बीच की लड़ाई थी। अनंगवती ने युद्ध के बीच ही शिवकेतु का सामना किया। वह अपने जादू का प्रयोग कर अनंगवती को भ्रमित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब वह अंबरगढ़ की रानी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी योद्धा थी। तेरा जादू केवल उनके मन पर असर करता है, जिनके हृदय में भय होता है। मैं अंबरगढ़ की रानी हूं, मेरे मन में केवल साहस और विश्वास है। अनंगवती ने गर्जना की और अपनी तलवार से शिवकेतु का जादुई ताबीज तोड़ दिया। जैसे ही वह ताबीज टूटा, शिव औषवोविद्या बाउशाका शिवकेतु की शक्तियां समाप्त हो गईं और उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। अंबरगढ़ की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और अंततः शिवकेतु पराजित हुआ। नई विजय और अंबरगढ़ का भविष्य। इस युद्ध के बाद अंबरगढ़ और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। अब न केवल इसकी तलवारें मजबूत थीं, बल्कि इसकी आत्मा भी अटूट हो चुकी थी। रानी अनंगवती ने घोषणा की कि सिर्फ बाहरी शत्रु ही नहीं, बल्कि भीतर के भय को भी हराना आवश्यक है। उन्होंने अंबरगढ़ में शिक्षा और मानसिक शक्ति के विकास पर जोर दिया, जिससे भविष्य में कोई भी इस प्रकार की मानसिक चालों से राज्य को कमजोर न कर सके। अमर गाथा जारी रही। अब अंबरगढ़ न केवल भौतिक रूप से संन्यास, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। रानी अनंगवती की वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैलीं और उनका नाम इतिहास में अंधकार को हराने वाली रानी के रूप में अमर हो गया। इस प्रकार अंबरगढ़ की गाथा केवल युद्धों की नहीं, बल्कि साहस, उत्साह, विश्वास और ज्ञान की भी बन गई। और यह कहानी अभी भी जारी है। अंबरगढ़ की शाश्वत गाथा। एक नई सुबह। रानी अनंगवती की महान विजय के बाद
अंबरगढ़ केवल एक शक्तिशाली राज्य नहीं रहा, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा बन गया। हर कोने में अंबरगढ़ की वीरता और उसकी नायिकाओं की गाथाएं सुनाई देने लगीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई राज्य सर्वोच्चता की ओर बढ़ता है, तो उसे हर युग में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक नया युग, अंबरगढ़ का विस्तार। रानी अनंगवती ने अपने शासनकाल में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्होंने ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। उनके द्वारा स्थापित अंबर अकादमी में रणनीति, युद्ध कला, दर्शन, औषधि और प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी। जल्द ही अंबरगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक महाशक्ति बन गया, जहां से पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा मिलने लगी। राजकुमार और राजकुमारियां, योद्धा और विद्वान सभी अंबरगढ़ में शिक्षा लेने आने लगे। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध हुआ, वैसे वैसे दूर पश्चिम में एक नई ताकत उभरने लगी। अरब सागर के पार से आने वाले आक्रांता। वे व्यापारी बनकर आते, लेकिन उनकी असली मंशा अंबरगढ़ की कमजोरी का पता लगाना थी। अंबरगढ़ बनाम बाहरी आक्रांता। एक दिन अंबरगढ़ के तटों पर विदेशी जहाजों का एक विशाल बेड़ा आकर खड़ा हुआ। वे स्वयं को व्यापारी बताने लगे, लेकिन रानी अनंगवती की गुप्तचर सेवा ने जल्दी ही उनकी असली मंशा का पता लगा लिया। ये विदेशी आक्रांता न केवल व्यापार मार्गों पर कब्जा जमाना चाहते थे, बल्कि वे धीरे धीरे अंबरगढ़ की राजनीति में भी दखल देने लगे। रानी ने महसूस किया कि यह युद्ध केवल तलवार से नहीं, आमफासारी बात पास से थी, बल्कि नीति, कूटनीति और दूरदर्शिता से जीता जाएगा। अनंगवती की गुप्त योजना। रानी ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने इन विदेशी व्यापारियों को अंबरगढ़ में व्यापार की अनुमति दी, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को इन विदेशी आक्रांताओं की सभाओं में भेजा, जहां से उन्हें पता चला कि ये लोग अंबरगढ़ को अंदर से कमजोर करना चाहते थे। इससे पहले कि वे अपनी योजना को पूरी तरह लागू कर पाते, रानी ने अपनी सबसे चतुर राजनयिक सुमित्रा देवी को उनके दरबार में भेजा। सुमित्रा देवी ने कुशल कूटनीति से इन आक्रांताओं को भ्रम में डाल दिया और उनके बीच फूट डाल दी। जल्द ही अंबरगढ़ ने अपने सहयोगी राज्यों के साथ मिलकर एक मजबूत रक्षात्मक व्यापार संधि बना ली, जिससे इन विदेशी ताकतों को अंबरगढ़ के व्यापार पर नियंत्रण पाने का कोई भी मौका नहीं मिला। शत्रु की पराजय और अंबरगढ़ की प्रतिष्ठा। जब विदेशी आक्रांताओं ने देखा कि उनकी चालें विफल हो रही हैं, तो उन्होंने अंबरगढ़ पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन तब तक रानी की सेना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अंबरगढ़ के समुद्री योद्धाओं, जिन्हें सिंधु सेना कहा जाता था, ने समुद्र के बीच ही इन विदेशी जहाजों पर हमला कर दिया। यह एक भयानक युद्ध था, जिसमें अंबरगढ़ ने अपनी युद्ध कला की श्रेष्ठता साबित की। अंततः विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर दिया गया और उन्होंने कभी भी अंबरगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। अंबरगढ़ स्वर्ण युग की स्थापना। इस विजय के बाद अंबरगढ़ की प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष में और भी अधिक बढ़ गई। अब यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श शक्ति बन चुका था, जो न केवल युद्ध में बल्कि कूटनीति और व्यापार में भी सर्वोच्च था। रानी अनंगवती ने अपने अंतिम वर्षों में शाश्वत अंबर नीति की स्थापना की, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां न केवल शस्त्र विद्या में निपुण होंगी, बल्कि वे ज्ञान, रणनीति और कूटनीति में भी श्रेष्ठ होंगी। अमर गाथा का समापन, लेकिन अंत नहीं। समय के साथ अंबरगढ़ एक ऐसा साम्राज्य बन गया जो न केवल अपनी तलवार की धार से, बल्कि अपने ज्ञान, विश्वास और नीति से भी अमर हो गया। रानी अनंगवती का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में बस गया जो साहस, नीति और विश्वास की शक्ति को समझता है। अंबरगढ़ की गाथा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर युग में, हर पीढ़ी में एक नया अंबरगढ़ जन्म लेता रहा। न्याय, वीरता और आत्मनिर्भरता की अमर परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रानी अनंगवती की मृत्यु के बाद अंबरगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर गया। अब यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। उनकी संतान राजकुमारी देवयानी अंबरगढ़ की नई शासक बनी। देवयानी बचपन से ही अपनी मां की तरह वीर और कुशल प्रशासक थीं। उन्होंने अपनी शिक्षा अंबर अकादमी में पूरी की थी, जहां उन्हें रणनीति, युद्ध कला, राजनीति और विज्ञान की गहरी समझ मिली। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे न केवल तलवार चलाने में माहिर थीं, बल्कि राजनय और कूटनीति में भी अद्वितीय थीं। राज्य में नया संकट, विद्रोह और आंतरिक संघर्ष। समय के साथ अंबरगढ़ के कुछ सरदार और उच्च पदस्थ मंत्री, जो रानी अनंगवती के शासन में संतुष्ट थे,
अब खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वे यह मानने लगे थे कि अंबरगढ़ अब युद्धों से मुक्त हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इस विचार ने राज्य में धीरे-धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने अलग-अलग इलाकों में विद्रोह भड़काना शुरू किया, ताकि राजकुमारी देवयानी की पकड़ कमजोर हो जाए और वे स्वयं राज्य पर नियंत्रण कर सकें। यह अंबरगढ़ के लिए एक नया संकट था, क्योंकि यह बाहरी शत्रुओं का नहीं, बल्कि आंतरिक लालच और विश्वासघात का युद्ध था। देवयानी की गुप्त योजना, विश्वास और न्याय की शक्ति। जब राजकुमारी को इस विद्रोह की भनक लगी, तो उन्होंने सीधा बल प्रयोग करने के बजाय गुप्त रूप से साजिश का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे वफादार गुप्तचरों को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भेजा और विद्रोह के मूल कारणों का पता लगाया। यह साफ हो गया कि कुछ मंत्रियों और सरदारों ने न केवल राज्य के अंदर विद्रोह भड़काया था, बल्कि उन्होंने अंबरगढ़ के व्यापारिक मार्गों पर भी अवैध कर लगा दिया था, जिससे व्यापारियों में असंतोष बढ़ने लगा था। देवयानी ने यह समझ लिया कि यदि उन्होंने बिना सोचे समझे विद्रोहियों पर आक्रमण किया, तो इससे राज्य में और अधिक अशांति फैल सकती है। इसलिए उन्होंने न्याय और विश्वास की नीति अपनाने का निर्णय लिया। महासभा का आयोजन और न्याय का विजय पथ। देवयानी ने अंबरगढ़ के सभी प्रमुख सरदारों, मंत्रियों, व्यापारियों और सैन्य अधिकारियों की एक महासभा बुलाई। उन्होंने इस सभा में राज्य की नीतियों और मूल्यों को दोबारा स्पष्ट किया और सभी से एक प्रश्न पूछा: क्या आप अंबरगढ़ को अपने स्वार्थों की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, या इसे एक अजेय शक्ति बनाए रखना चाहते हैं? उनकी वाणी में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि सभा में बैठे कई लोग, जो पहले असंतुष्ट थे, अब सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने सभा में उन गुप्तचरों को प्रस्तुत किया जिन्होंने विद्रोह के पीछे के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जब असली गुनहगारों के नाम सामने आए, तो राज्य की जनता स्वयं उनके विरुद्ध खड़ी हो गई। देवयानी ने न केवल इन विश्वासघातियों को दंडित किया, बल्कि उन्होंने अंबर न्याय प्रणाली की स्थापना की, जिसमें यह तय किया गया कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो या सरदार, यदि वह राज्य की एकता के विरुद्ध कोई भी साजिश करेगा, तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। अंबरगढ़ का स्वर्ण युग, ज्ञान और शक्ति का केंद्र। इस संकट के समाधान के बाद अंबरगढ़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब यह राज्य केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी बनने लगा। देवयानी ने अंबर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां सैन्य रणनीति, विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और कला को विशेष महत्व दिया गया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में समुद्री सेना का विस्तार किया और भारतवर्ष के अन्य राज्यों के साथ व्यापारिक संधियां की, जिससे अंबरगढ़ अब केवल एक सामरिक शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक महाशक्ति भी बन गया। अमर गाथा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संदेश। समय बीतता गया और अंबरगढ़ ने हर युग में अपने शत्रुओं को परास्त किया, कभी युद्ध से, कभी कूटनीति से, तो कभी न्याय और ज्ञान से। रानी देवयानी का नाम इतिहास में न्याय की देवी के रूप में अमर हो गया। और इस प्रकार अंबरगढ़ की गाथा कभी समाप्त नहीं हुई। हर युग में, हर पीढ़ी में एक नया नायक, एक नई नायिका और एक नई चुनौती आती रही। लेकिन अंबरगढ़ का मूल संदेश कभी नहीं बदला। जो ज्ञान, न्याय और विश्वास के साथ खड़ा होता है, वह कभी पराजित नहीं हो सकता।